cineink.com। नालाए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी। जिगर साहब ने का जो ये शेर है जिगर साहब का, ये जिगर साहब पे भी उतना ही मौजू है जितना सलमान साहब पे मौजू है कि इश्क में लाजवाब हैं हम लोग। ये दो अशार जिगर साहब के, इश्क में लाजवाब हैं हम लोग, महताब आफताब हैं हम लोग, हम पे नाजिल हुआ सहीफ़े इश्क, साहिबाने किताब हैं हम लोग। सलमान साहब का कलाम पढ़िए, आप पे एक अजीब कैफियत तारी हो जाएगी। कहीं ख़ुद से मुलाकात होगी, कहीं कुछ दोस्तों से मुलाकात होगी, कहीं दुश्मनों से मुलाकात होगी, कहीं कुछ और जाने पहचाने चेहरे जो हैं, किरदार जो हैं वो नज़र आएंगे। बाज़ अशार पे तो नज़र बस रुक ही जाती है। तू मुतमईन नहीं, सलमान साहब का शेर, तू मुतमईन नहीं तो मुझे कब है एतराज़। अल्लाह मियाँ से कहा जा रहा है, तू मुतमईन नहीं तो मुझे कब है एतराज़, मिट्टी को फिर से गूंद मेरी फिर बना मुझे। और ज़बान बिल्कुल आम बोलचाल की ज़बान, जिस ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, जिस ज़बान में बातें करते हैं, वही ज़बान जो है वो शायरी में भी है। कहीं रुकती नहीं है ज़बान, कहीं सिसकती नहीं है। वेरी पेल्यूसिड, वेरी फ्री फ्लोइंग लैंग्वेज। और अगर ये मैं ब्लर्ब पे से पढ़ने की इजाज़त आप मुझे दें तो उनकी शायरी हिंदुस्तानी नरमगोई और अमरीकी जुरतमंदी दोनों की हामिल है। उनके अंदर, उनके अंदाज़ कलाम में हिजरत का कर्ब, नफ्सियात की गहराई, डॉक्टरी का गुदाज, सच की तक़ीद और ख्वाब की मिठास सब शामिल है। सलमान साहब, मैंने ये किताब जो है आपकी बंद गली का मकान पूरी की पूरी पढ़ डाली और कलाम पे गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं उससे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस किताब को आपने ये उन्वान आपने कैसे ढूंढा, कैसे सूझा आपको? बंद गली का मकान। किताब शुरू होती है इस शेर से कि मुझसे लिपट के भूल जा अपने वजूद को, मैं इंतहा हूँ बंद गली का मकान हूँ। और डेडिकेशन भी साहब बहुत खूबसूरत है और मैं ज़रूर उस डेडिकेशन को पढ़ना चाहूँगा। डेडिकेशन में ये लिखा हुआ है, अपनी प्यारी मुगे के नाम आप सामने तशरीफ़ रखती हैं। तो ये बंद गली के मकान का क्या किस्सा है? देखिए क्या होता है कि जितनी किताबें हैं मेरी, आई थिंक इट अप्लाइज टू अबाउट 6 out of 7 books of Urdu and about 4 out of 6 books of English. That I didn't have to deliberate to make a choice. Like last time when the book was released, Soch Samajh, in Oxford bookstore, somebody asked me, how did you name this book Soch Samajh? So I said, no, don't give me credit for this. I did not name it. The name came with it. I didn't have to think. Now, the Ghazal at English Junction was a thought out, deliberate name. Awkward still, nonetheless it was a thought out name. Same thing with about this book, that I didn't have to think this name. The शेर came first, मुझसे लिपट के भूल जा अपने वजूद को, मैं इंतहा हूँ बंद गली का मकान हूँ. I think this is largely related to two phenomena, and both happen simultaneously. One is getting old, and second is finding real love, real love. And I think that both of those things, created this sheer and this name. And that's why the book is dedicated to her, because it was mobilized by her. अच्छा, इससे पहले कि मैं अपना दूसरा सवाल आप पे ये कहिए कि दागूं, आपसे मैं दरखास्त करूं कि आप कुछ पढ़ के सुनाएं। दूसरा सवाल ना पूछिए, I'll show you the ring. आप कुछ जो है आप कुछ पढ़ दें इसमें से। उससे पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जी, क्योंकि अमरनाथ साहब ने जो बताया था कि I've written a whole book of poems in which उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश आर इन गज़ल्स, जिसके बारे में निदा साहब ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि ये देखिए बड़े लोगों की बातें होती हैं कैसे कहने की। कहना सलमान साहब, वो ऐसे हाथ उनके चलते थे ना, सलमान साहब बात क्या है, ऐसी शायरी से आपकी इज्जत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो साहब बढ़ी कि घटी? तो मतलब दिस वाज अ गुड वे ऑफ वार्निंग जी, दिस वाज अ गुड वे ऑफ वार्निंग कि स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट। बेसिकली ही वाज सेइंग स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट।
तो उस किताब का एक शेर, जस्ट टू इलस्ट्रेट द जी पॉइंट, जी कि दो शेर भी जी इरशाद जी, करो। इरशाद। बल्कि आपने तो डिस्कस की थी वो किताब रेख्ता में, जी जी आई रिमेम्बर, जी कि हल अपनी मुश्किलों का नया एक इवॉल्व हो। इवॉल्व, हाँ, हल अपनी मुश्किलों का नया एक इवॉल्व हो। ये क्या कि रोज ड्रिंक्स में ही गम रिजॉल्व हो। अब ये लोग इस पे हंस रहे हैं, हालांकि बहुत सीरियस शेर है। अगर आप इसमें जो अंग्रेजी है उसका तर्जुमा उर्दू में कर दें, फिर आप देखिए कितना सीरियस शेर है। और एक और शेर है एक और गजल का कि मैडनेस के करीब होते हैं, मैडनेस के करीब होते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। मैडनेस के करीब होते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। एक गज़ल, मुझे तो खुद पे भरोसा नहीं रहा साईं, हाँ, मुझे तो खुद पे भरोसा नहीं रहा साईं, जो छोड़ा घर तो कहीं का नहीं रहा साईं, वाह, जो छोड़ा घर तो कहीं का नहीं रहा साईं, और नहीं मिलेगी जो मंजिल तो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी जो मंजिल तो कोई बात नहीं, मैं थक गया हूँ नई राह मत दिखा साईं, वाह, वाह, मैं थक गया हूँ नई राह मत दिखा साईं, और मैं तेरे कदमों में बैठा रहूं है ठीक मगर, मैं तेरे कदमों में बैठा रहूं है ठीक मगर, जरा सी देर तो सीने से भी लगा साईं, वाह, वाह, जरा सी देर सीने से तो सीने से भी लगा साईं, और हर एक झूठ से अपने में खूब वाकिफ हूँ, हर एक झूठ से अपने में अपने खूब में वाकिफ। खूब वाकिफ हूँ, जो मेरा सच है मुझे आज वो बता साईं, वाह, जो मेरा सच है मुझे आज वो वो बता बता साईं, और वो एक गीत कि जिसने मुझे बदल डाला, वो एक गीत वो एक गीत कि जिसने मुझे बदल डाला, वो एक गीत मुझे आज फिर सुना साईं, वाह, वाह, वो एक गीत मुझे आज फिर सुना साईं, वाह, वाह, मुझे तो खुद पे भरोसा नहीं रहा साईं, जो छोड़ा घर तो कहीं का नहीं रहा साईं। एक आध शेर इधर उधर जी, से जी। फिर। कुछ सलीके बुनियादी, बेसिक एटिकेट्स, कुछ सलीके बुनियादी जिंदगी में दोस्ती में काफ़ी हैं, कुछ सलीके बुनियादी दोस्ती में काफ़ी हैं, 4-5 अच्छे लोग जिंदगी में वाह, काफ़ी वाह, वाह, 4-5 अच्छे लोग जिंदगी में में काफ़ी हैं, और मीठी मीठी बातें भी काम आती हैं, लेकिन आजिज़ी और गहराई आशिकी में काफ़ी। वाह, हमको उससे शिकवा क्या था, हमको उससे शिकवा क्या था, अब तो ये भी याद नहीं है, हमको उससे शिकवा क्या था, अब तो ये भी याद नहीं है, कैसे उसने दिल तोड़ा था, अब तो ये भी याद नहीं है, और आज तो उसकी हर कमजोरी साफ दिखाई देती है, वाह, आज तो उसकी हर कमजोरी साफ दिखाई देती है, पहले उसमें क्या देखा था, अब तो ये भी याद नहीं। वाह, वाह, आज तो उसकी हर कमजोरी साफ दिखाई देती है। आज तो उसकी हर कमजोरी साफ दिखाई देती है, पहले उसमें क्या देखा था, अब तो ये भी याद अब तो ये भी याद नहीं है, और उसको हम पहचान गए हैं, उसको हम पहचान गए हैं, अंदर क्या है जान गए हैं, पहले धोखा क्यों खाया था, अब तो ये भी अब तो ये भी याद नहीं। और जाम था, बहुत अच्छा शेर। जाम था, दिल था, जी, या फिर उनसे कोई किया एक वादा था, वाह, जाम था, दिल था, या फिर उनसे कोई किया एक वादा था, रात नशे में क्या टूटा था, अब तो ये वाह, 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 रात नशे में मुकर्रर इरशाद, वाह, जाम था, वाह, जाम था, दिल था, या फिर उनसे कोई किया एक वादा था, रात नशे में क्या टूटा, नशे में क्या टूटा था, अब तो ये भी अब तो ये भी याद नहीं। कभी शहर हमको अजब लगा, वाह, कभी शहर हमको अजब लगा, कभी ठीक मकान न मिल सका, वाह, कभी शहर हमको अजब लगा, कभी ठीक मकान न मिल सका, कभी हम कलाम न हो सके, कभी हम जबान न, वाह, 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 कभी हम कलाम न हो सके, कभी हम जबान न मिल सके, कभी हम जबान न मिल सका, कभी सच बताने से डर गए, कभी झूठ से भी मुकर गए, वाह, कभी सच बताने से डर गए, कभी झूठ से भी मुकर गए, कभी राज लब पे ना आ सके, कभी राजदान न मिल सके, वाह, वाह, कभी सच बताने से डर गए, कभी झूठ से भी मुकर गए, कभी राज लब पे ना आ सके, कभी राजदान न बन सका मिल सका, और कभी तंग आए सुकून से हम, कभी बच न पाए जुनू से हम, कभी तंग आए सुकून से हम, कभी बच न पाए जुनू से हम, कभी निकली जमीन कदम फरेब, कभी आसमान न मिल सका। वाह,
कभी तंग आए सुकून से हम, कभी बच न पाए जुनू से हम, कभी निकली ज़मीन कदम फरेब, कभी आसमान न मिल सका, और कभी मुश्किलों से था वास्ता, कभी सहल था वही रास्ता। कभी मुश्किलों से था वास्ता, कभी सहल था वही रास्ता, कभी मोड़ पीछे निकल गया, कभी पासबान न मिल सका। वाह वाह वाह। कभी शहर हमको अजब लगा, कभी ठीक मकान न मिल सका, कभी हम कलाम न हो सके, कभी हम ज़बान न मिल सका। कितनी दिलचस्प जिंदगी हो जाए, कितनी दिलचस्प जिंदगी हो जाए, गम से गर थोड़ी दोस्ती हो जाए। वाह 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 वाह। कितनी दिलचस्प जिंदगी हो जाए, गम से घर थोड़ी दोस्ती। गम से कुछ, और शहर को शाम भरी दोपहर को शब कहिए, शहर को शाम भरी दोपहर भरी दोपहर को शब कहिए, कहीं नहीं लिखा है सच ही सब कहिए। वाह वाह वाह। कहीं नहीं लिखा है सच ही सब कही। सच ही सब कहिए, और गिने चुने हुए अल्फाज उसको भाते हैं, गिने चुने हुए अल्फाज गिने चुने हुए अल्फाज उसके भाते हैं, संभल के कहिए कोई शेर उस पे जब कहिए। वाह वाह वाह। सलमान साहब, उर्दू शायरी जो है वो ज़्यादातर उसमें इस कदर इस्तिआरे इस्तेमाल होते हैं, और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ इट्स ऑलमोस्ट इंटायरली, द गज़ल इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली प्रेडिकेटेड ऑन एलिगरी एंड मेटाफर। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक बहुत छोटी सी सीधी सादी सी बात को जितना तूल तवील करके घुमा के जिस तरह से एक वकील कह सकता है, उस तरह से एक शायरी कह सकता है। लेकिन आपकी शायरी में, आपके कलाम में जो है कोई ख़ास, एक तो इस्तिआरे नहीं हैं, बहुत सीधी सादी सी ज़ुबान है, कोई सख्त अल्फाज नहीं हैं कहीं भी। आपका अपना शेर है कि सीधे साधे हैं सब मेरे मजमून, मीर गालिब नहीं नज़ीर हूँ मैं। तो क्यों आपने नज़ीर होना पसंद किया मीर गालिब के बनस्बत? इसमें कुछ तो आई थिंक इलिटरेसी की बात है। पहली बात तो इलिटरेसी की है, इतनी अच्छी उर्दू आती नहीं थी, सच बात है। तो आदमी शायरी करे और झूठी शायरी करे तो दो जुल्म हो जाएंगे ना। तो कम से कम शायरी कर रहे हो तो सच तो बोलो, तो सच बोलेंगे उस ज़बान में जो ज़बान आती है। अच्छा। तो है, पढ़ लेते हैं उर्दू जानते भी हैं, समझ भी जाते हैं। गालिब को भी पढ़ा है, और लेकिन मीर ज़्यादा करीब है हमारे दिल के। अभी इनकी किताब जो आई है, ये कोई म्यूचुअल फ्लैटरी नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो बिलवेड दिल्ली एंड हर ग्रेट पोइट्स, तो उसमें मैंने उसमें से 2.5 मजमून पढ़े हैं अभी, 10 हैं मेरे ख्याल से। 8 10 की तरह लगते हैं वैसे। तो उसमें से एक सुहेल साहब का भी मिला। सो जो उसमें मीर पे मजमून है, निहायत उम्दा, बहुत उम्दा, और इज़ ए फैबुलस बुक। आई हैव रेड मीर, आई हैव रेड गालिब, एंड आई हैव रेड हाफ ऑफ सौदा, एंड इज़ ए फैबुलस कंट्रीब्यूशन। बहुत थैंक यू वेरी मच। तो गोया आप मीरी हैं, सौदाई नहीं। हाँ। तो वो ज़बान जो है, मीर की ज़बान ज़्यादा मेरे दिल के करीब, जी। इसीलिए फिराक साहब, ये जब मैं आपका मजमून पढ़ रहा था तो आई वाज वेरी क्यूरियस वेदर यू विल हिट ऑन दिस पॉइंट कि इन द कंटेम्पररी गजल फिराक इज द क्लोजेस्ट टू मीर व्हेन ही चूजेस। जी। यस, एंड ही डज ऑफ एंड ऑन। जो सबसे बड़ी उनकी जो गजल जो है, पहले फिराक को देखा अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कबूल अब खोले, पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम हो रहे हैं। जी। आपकी भी ये गज़ल है इसी ऑलमोस्ट इसी ज़मीन में या इसी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए कि ज़ख्म अपने दिखाइयो एक दिन, कुछ तो उस पर जताइयो एक दिन, रंग हूँ जिसमें दोस्ती के सब, होली ऐसी रचाइयो एक दिन। ये बताइए, आपके कई अशार ऐसे हैं जिनमें आपने दूसरी ज़बानों से, दूसरी तहज़ीब से, नॉन उर्दू कल्चर से अल्फाज बोरो किए हैं या मेटाफर बोरो किया है। मिसाल के तौर पे आपकी जो इससे पहले जो आपका कलेक्शन आया था सोच समझ, उसमें जो पहली गज़ल है कुछ पुराने गम के साए कुछ नई मजबूरियाँ, उसमें एक शेर है कि इतना कब आज़ाद है जो चाहे कर ले जब कहो, दिल के दशरथ को मिली हैं के कई मजबूरियाँ। और इसमें भी अभी आपने जो सबसे पहली जो गज़ल है जो आपने सुनाई अभी, उसमें साईं लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है जो कि सिंधी का लफ्ज़ है। उर्दू शोरा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ज़्यादातर उर्दू वाले जो प्योरिस्ट हैं उर्दू वाले, दे लिव इन सम काइंड ऑफ घेटो एंड दे हैव घेटोइज्ड दिस लैंग्वेज, यू नो, कि नहीं अरे साहब हम बिल्कुल जो है बाहर से कुछ नहीं बोरो करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उर्दू नहायत ही इंक्लूसिव लैंग्वेज है, और उसके जाविदा होने का सबूत जो है वो यही, उसी वजह से वो जाविदा है क्योंकि वो बहुत इंक्लूसिव लैंग्वेज है और शर्माती नहीं है दूसरे कल्चर्स से लेने में, दूसरे कल्चर्स को गले लगाने में। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, द पीपल हु, एंड आई नो द काइंड ऑफ पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट, यू नो,
the right wing, so to जी. speak. Not incorrect. By right, I do not mean correct. I mean the incorrect, comma, right wing. You know, that first of all, a language must keep evolving and must shed some things and gain some things. Just like a human being, you know, a human being evolves and grows by shedding some things and by acquiring some Right. things. Same way with language, I think, you know, we can occasionally in a either permanent or a kind of sustained mode of nostalgia, or in a ironical moment of teasing, return to old words, certainly. I mean, for example, this ghazal, it's a kind of a nostalgic playfulness, जी. you know, but generally speaking, a language should evolve. So, as this Jadid Shairi began in late 60s and early 70s, the three changes that happened mainly for young kids, you know, for the kids. The main thing that happened with what is called the contemporary Urdu poetry after Progressive Writers Association, that one, that the body entered fully. काजी सलीम अहमद की एक किताब थी 50s में कि उर्दू शायरी और आधे धड़ का आदमी, किताब का नाम है. तो the whole poetry was written from above here, you know. So one thing happened, the body entered. Right. कि मुख्तलिफ तरह के उतरा था जिस पे बाबे हया का वरक वरक, मुस्तफ़ा सैदी, हाँ, बिस्तर की एक एक शिकन की शरीक थी, मैं एक एतबार से आतश परस्त था, वो सारे जावियों से चमन की शरीक. अच्छा, ये शेर में अच्छा है जी. अच्छा. और ये बशीर बद्र की अर्ली शायरी में भी है जी. कि पिला के रात का रस राक्षस बनाती थी, पिला के रात का रस राक्षस बनाती थी, सवेरे लोगों से कहती थी देवता मुझको. So these kinds of body experiments and sensuality entered. Secondly, a concern about personal identity as against society appeared. And the third was in the structure, that they gave up these तरकीबें और इजाफत और जो मल्टीपल वर्ड्स, वो खूबसूरत भी हैं. फैज़ साहब की जो नज़्म है जिंदा की एक शाम, उसमें तो कमाल ही है. 5 वर्ड्स का एक वर्ड है कि वो बता रहे हैं कि the wind blows and the breeze moves, and at the corner of the wall of the prison, the shadows, greenish shadows of the grass and bushes is falling, but with the wind they move. सब्ज गोशों में नीलगू साए, सब्ज गोशों में नीलगू साए लहलहाते हैं जिस तरह दिल में मौजे दर्दे फिराके यार आए. मौजे दर्दे फिराके यार एक लफ्ज है ये, तो उसमें लेकिन वो आपको लग रहा है कि हवा चल रही है, यू नो, अमेजिंग थिंग. तो ऐसा नहीं है कि कोई गेन ही हुआ है उसको छोड़ने से, लॉस भी है, लेकिन ये कि दिस इज नाउ द करंट लैंग्वेज, यू नो, टू गिव अप पर्सनाइज्ड वोकैबुलरी. फैज़ साहब का आपने जिक्र किया, तो फैज़ साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो गज़ल कह रहे होते तो वो बिल्कुल ये बात भूल जाते थे कि वो नज़्म कितने बड़े शायर हैं. एंड वाइस वर्सा, जब नज़्म कह रहे होते थे तो कोई कह नहीं सकता था कि ये शख्स वही है जिसने ऐसी रोमांटिक गज़लें भी लिखी हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस मजमूए में आपकी नज़में भी हैं और गज़लें भी हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा किस में आता है, नज़में लिखने में, कहने में, या गज़लें? गज़लें. और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ जी, अनलाइक यू. क्योंकि नज़्म कहने में थोड़ी सी वकालत चाहिए, जिसको भी सुदीप साहब ने नरमी से और शराफत से पोलाइटली ही पॉइंटेड आउट कि नज़्म में जो है एक, there's a point to be driven, at least in Urdu poems. There's a point to be driven. It has to go A, B and C and proven QED. That's how Urdu poems are. Some poets have more of this tendency. Some people have less of this tendency. So Faiz will be here, Ali Sardar Jafri will be here, and some other people who shall remain unnamed will be here. You know, in terms of जैसे निदा फाजली साहब का एक जुमला है ऐसे शायरों के बारे में कि शायरी के कमज़ोर कंधे मंतिक के बोझ से दबे हुए. The weak shoulders of poetry are burdened by the weight of the logic. So the Urdu nazm, I think, is in that temperament. And I am a public speaker and I enjoy speaking in public, but in poetry, you know, that is not my forte.
Yeah, I've written some nazms and some are okay, but not really. तो ये उसी से रिलेटेड एक सवाल मैं दूसरा ये पूछना चाहता हूँ कि नज़्म में भी तो आखिर कोई रूल कोई प्रोटोकॉल ऐसा होता होगा, ये तो नहीं है कि आपने एक प्रोज का पूरा जो है सेंटेंस या एक पूरा पैराग्राफ लिखा और कहीं भी उसको काट दिया बिल्कुल नज़्म हो गई। नो नो नो, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसमें क्या है कि देखिए, जब ये नई नई ऐसी नज़में शुरू हुई थी जिसमें कि पहले तो नज़में भी इसी तरह से होती थी रूल से कि मुसद्दस और मुखम्मस और टीप का एक शेर होना चाहिए और बंद है, ये सब फला फला फला। फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, फिर यहाँ आया कि इतनी बड़ी लाइन भी हो सकती है, इतनी छोटी। तो उसमें लोगों ने, पहले नए लोगों ने तो हैरान रह गए कि एक वन लाइन इज दिस लॉन्ग, वन लाइन इज दिस लॉन्ग। तो उसमें एक साहब ने बात कही थी, देखिए कि तर्ज नौ की शायरी की कोई कल सीधी नहीं। ये सुना आपने? तर्ज नौ की शायरी की कोई कल सीधी नहीं, एक मिसरा फीले बेजंजीर की जिंदा मिसाल। मतलब कि वन लाइन ऑफ द पोएम is as if a elephant has been unchained and is running. तर्ज नौ की शायरी की कोई कल सीधी नहीं, एक मिसरा फीले बेजंजीर की जिंदा मिसाल, दूसरा उश्तर की दुम, and second camel's tail। जी, हर अहद के शायर में, हर अहद के राइटर में अपने अहद से पहले के अहद के किसी ना किसी राइटर या शायर की कोई ना कोई छाप ज़रूर होती है। आपकी शायरी पे आपके ख्याल से किसी राइटर की, किसी की छाप है या कोई किसी का इम्पैक्ट आप पे ऐसा पड़ा हो? और आपका तो सिर्फ और ही नहीं बल्कि आपके ख़ानदान में एक से एक बढ़ के ऐसे शोर आ रहे हैं, वालिद साहब, मामू, आपके सब। I am not really sure how to answer this, really, in all honesty. I mean, when I was growing up, so when we were little children, nobody said so explicitly, and nobody directed us to behave that way, but it was sort of assumed that you memorize poetry, and it was assumed that the more poems you remembered by heart, the better boy you were. I mean, that was a kind of assumption. But were you also expected to write poetry? No. I wrote my first poem when I was 17. In 15, it was published. It was on the liberation of Goa in 1961. किस ज़बान में? Urdu. उर्दू में। And that was the nazm, not even a ghazal. It was published in Bhopal's newspaper called Afkar. I was 15 years old. याद है आपको? नहीं, तोबा। और याद होती तो भी सुनाता ना सुनाते। अगर याद होती भी तो सुनाता भी। Anyway, so that was the expectation. So I mean, I remember memorizing many shares of Ghalib as a little child, not knowing. Today I'm horrified that I knew those shares. I shouldn't have. And secondly, of course I didn't know what they meant. Of course I didn't know what none of them I knew what they meant. But this was the expectation. And then it was the expectation that, you know, my father was a poet who went through, I think, 3 phases. And I think in the first phase, I think he was very ordinary C-class poet. In the second phase, he has written 2 or 3 very good poems. In the third phase, he was a very, very good poet. I suppose my father is an influence. I think that while I was coming of age and becoming hormonal, so to speak, the new movement of poetry had started already. So that Bashir Badr, Nida Fazli, Faz was of course a hero, you know, such. So, I mean, not consciously. Yeah. You know. This related question was not intended, but since you talk about phases, has your poetry also gone through such similar phases? I would think so. I mean, the poems that I wrote 15, 17, 18, parallel thing is in English. When I went to United States, I would sit in my analyst's office, and there's this mandatory New Yorker magazine in every psychoanalyst's office. So I would read these little poems, and they didn't make any sense to me. And I didn't know why they were called poems, because I only was into ghazal and blah, 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 and they didn't make no sense to me. So I obviously immediately decided that there was no such thing as poetry in English. Then I said, I will write. And they were all very bad poems. I mean, worse than the ones we read here. You know, so let me put it this way. Contrived and basically thought out in Urdu. Then I gave up and I decided, kuch nahi hoga. And then one day I could feel that I could write something. And I also, I think, benefited by somebody introducing me to Latin American poetry. Same thing in Urdu.
I wrote nazms in the beginning, all of them bad, all of them bad and worth trashing. I think in my first book, Kubaku, there are 5-6 good ghazals. In the second book, Dusra Ghar, 4-5. I think the proportion of what I would consider a decent enough ghazal is increasing. Yeah. तो मेरा आखिरी सवाल ये है, जॉन एलिया साहब ने एक बार कहा था कि बहुत से लोगों को पढ़ना चाहिए लेकिन वो लिख रहे हैं। ये बताइए कि आपके ख्याल से एक शायर को पढ़ने की और लोगों को पढ़ने की, ख़ास तौर में क्लासिक्स को पढ़ने की कितनी ज़रूरत है? A lot, I think. Do you see? Because now this sentence is so good that I wish I had said it, but it is not really mine. But it's a great sentence. It's said by a child psychoanalyst of great repute, Donald Winnicott. He says that there's no originality except on the basis of a tradition. There's no originality except on the basis of a tradition. Because what we have to do is we have to internalize something, then we can move away from it. And we can only move away this far. Ye bhi hai. You cannot move, you cannot break this tether, then you'll become something else, right? So identification first and disidentification later. And I think that if one doesn't read poetry in whatever, or poetry or anything, psychiatry, psychoanalysis, physics, chemistry, in one's discipline one has to be first absorbed. And then one can find one's own voice, I think. बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवालात? डॉक्टर सलमान, आपने कहा कि ये बंद गली का मकान जो है उसके एक कारण रहा कि मुझे रियल लव मिला। तो क्या इससे पहले सारे लव आपके झूठे थे? ये सवाल अच्छा है आपका। देखिए इसमें क्या है कि in all fairness, I should translate this question for her. He asked me that you said that one of the reasons why this book is named The House at the End of the Street. So I had said partly it has to do with age and partly it has to do with finding real love. So he says, were your previous loves all then lies, fake? I think this is a very legitimate question and a good question. See, there is, first of all, we'll have to distinguish when we use the word love, what exactly we are talking about, right? So there is something called falling in love. There's something called remaining in love. Those are not same things, right? Those are slightly different phenomena. It's like, my grandmother is terminally ill and my grandmother is dead. Those are not same things, right? So same way. So falling in love one can experience in a different way and has a magical, mad, insane quality that one can experience. I think remaining in love is the main issue, and remaining in love, I think, is more formative and more transformative. And I am remaining in love and I'm intending to. एक रिलेटेड सवाल मेरा भी है कि आप यकतरफा मोहब्बत के कायल हैं कि दूसरी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है और बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है और फिर भी साहब आप लगे हुए? नहीं, no, not at all, not at all. He says, what about one-sided love? Yes. One-sided love. No, because see, first of all, there's another psychoanalyst sitting here. She's yes. That important thing is that unrequited love is part of human life. Yes. It's a part of human life. You cannot get out of life without unrequited love. We start with it. We want our mommies, our daddies, our uncles, our aunts, our school teachers. We fall in love again and again, But that love has to be, one has to have tolerance to bear that the love will go unrequited. Sometimes it goes unrequited because of chronology, circumstances, sometimes because of disinterest of the other person, sometimes because of desertion and abandonment by the other person. But unrequited love is, now, suppose I fall in love with somebody and I say I love you, and the person says I'm not interested in you. Now, I have fallen in love and the other person says I'm not interested. So this chewing gum that I was stuck on this chair, I have to somehow fucking pull this chewing gum back. Right? It's my job to pull this chewing gum back. But
the reason that a human being cannot bear not being in love, the love not being reciprocated, is because the person doesn't have much insight. So that I say I love you, you say I'm not interested, so I say I'll send you chocolates. You say no, don't send me chocolates. I said okay, I'll send you a big bouquet of flowers. You say no, don't send me flowers. You say I'll buy you a beautiful sari. You said no. He said I'll buy you a car. He said no, leave me alone. The person cannot bear the fact that you don't love me because he doesn't, poor guy, has much inside of him. Other things, because unrequited love happens with all of us. But we bear it because we have other things to do. Yes. Law, poetry, psychoanalysis, psychiatry. We have other things to do besides love. I mean, love is not the only thing to do in life. cineinc.com